नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बातें जीएस की में। आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की वह संरचना जो अक्सर इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं कि संविधान की अनुसूचियां क्या होती हैं। ये शेड्यूल्स संविधान के अंदर विषयों की वर्गीकृत करने का एक तरीका होता है, जिससे संविधान को व्यवस्थित ढंग से और समझने योग्य रखा जा सके। जानते हैं आप 12 अनुसूचियों का मतलब क्या है, उनका महत्व क्या है और परीक्षा से जुड़े पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि अनुसूची की भूमिका और इनका इतिहास क्या रहा है। संविधान में जब भी हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इसका कहाँ पे उल्लेख हुआ है, तो उल्लेख इसमें दिखता है तो वो अनुसूची में ही देखने को मिलता है। तो संविधान में शुरुआत में केवल मात्र 8 ही अनुसूचियां थी, अब वो कुल 12 अनुसूचियां हो गई। यानी इसमें समय दर समय क्या किया जाता है, इसमें संशोधन किया जाता है। और अतिरिक्त विषयों की सूची होती है कि बहुत बड़े विषय है उसकी सूची होती है, लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से रखा जाता है, जिन्हें मुख्य अनुच्छेदों से जोड़ दिया जाता है। इनका मुख्य काम होता क्या है? इनका मुख्य काम होता है कि जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से रखना, विवरण को अलग पन्ने में रखना, जो विवरण दिया गया है अलग अलग पन्ने में रखना कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, इस तरह से अलग अलग पन्ने में रखना, अनुसूची में क्या है। संविधान को जटिल ना होने देना। यानी अब बात करते हैं 12 अनुसूचियां वो कौन कौन सी हैं, जिसके बारे में आज का टॉपिक है। फर्स्ट शेड्यूल में आता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या कितने हैं, जैसे कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह सब इसमें लिखा ही होगा। जैसे टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये इसमें लिखा होगा। उनके नाम और सीमा का वर्णन, उसका जो सीमा कहाँ कहाँ तक है, जैसे बिहार है, यूपी है या फिर मध्य प्रदेश है, उसका जो सीमा है वो कहाँ कहाँ तक फैला है, इसमें सब इसका वर्णन हुआ है। जब भी संसद में कब राज्य और यूटी का नाम चेंज करना है या सीमा बदल करना है, वो सब इसमें लिखा रहेगा। तो फर्स्ट शेड्यूल में ये सब चीज का जानकारी देखने को मिलेगा। अब ये आर्टिकल में कहाँ देखने को मिलेगा? आर्टिकल में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक ये देखने को मिलेगा। इसी तरह से बात करते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि का वेतन के बारे में बात किया गया है कि इनका वेतन क्या होगा। जैसे कि इसमें उन पदों का वेतन, भत्ते और अन्य लाभ दिए गए हैं कि उप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इनका वेतन क्या होगा, इसका वर्णन इसमें दिया गया है। ये जो शेड्यूल 2 है उसमें टोटल 8 भाग है, इसमें पूरा इसका वर्णन दिया गया है कि अब बात करते हैं शेड्यूल 3 का, जिसमें शपथ और प्रतिज्ञा की बात की गई है। राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि कौन कौन से शपथ पत्र लेते हैं, उसमें बात किया गया है। इसके लिए अलग शपथ पत्र रहता है, लेकिन उसमें यह लिखा रहता है कि मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं संविधान का पालन करूंगा। और आगे जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, मंत्री हो गया, सांसद हो गया, तो उनके हिसाब से ये शपथ ग्रहण किया जाता है। अब ये जो 75 नंबर और 99 और 124 का जो आर्टिकल है, वहां पे ये सब देखने को मिलेगा। आगे हम जब आर्टिकल के बारे में बात करेंगे तो ये सब देखने को मिलेगा। चौथा नंबर जो शेड्यूल है उसमें बात किया गया है कि राज्यसभा में सीटों का वितरण कितना होगा। जैसे यूपी है तो सांसद भेजना है तो उसमें कितने सीट होना चाहिए, ये डिसाइड करेगा। तो इसका वितरण है वो शेड्यूल 4 में देखने को मिलेगा। तो राज्यसभा की जैसे कुल 250 सीटें हैं, लेकिन राज्यों में कैसे बांटी जाए, यानी कौन से राज्य में कितने दिया जाए, ये सब डिसाइड करता है 4 नंबर का शेड्यूल। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है कि कितने, जैसे कि यूपी में ज्यादा जनसंख्या है तो यूपी से ज्यादा क्या जाएगा, राज्यसभा में सांसद जाएगा। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80 से जुड़ा हुआ ये शेड्यूल 4 है। अब बात करते हैं शेड्यूल 5 का, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन होता है। अनुसूचित क्षेत्र जिन क्षेत्रों में आदिवासी आबादी होती है उसे अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, हाँ, तो ये वाला जो क्षेत्र है वहां पे आदिवासी आबादी ज्यादा है, तो वहां की जो प्रशासन है उसके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। गवर्नर की भूमिका क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति को सलाह देने वाला ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का निर्माण किया जाता है। तो ये 5th शेड्यूल में ये सब इसमें प्रावधान लिखा गया है। आर्टिकल 244 से ये संबंधित है। इसी तरह से 6वां शेड्यूल है
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन, यानी जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें जो प्रशासन चलेगा वो किस तरह से चलेगा, इसका वर्णन शेड्यूल 6 में देखने को मिलता है। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाता है, यानी इनका एक अलग से प्रशासन चलता है वहां पे। इसमें जो राज्य रहता है उसका हस्तक्षेप थोड़ा कम रहता है, ये डायरेक्ट केंद्र से जुड़ा रहता है। यानी ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में जाना जाता है उस क्षेत्र को जहाँ पे गठन ज्यादा होते हैं, जहाँ पे हिंसा जैसे सिचुएशन बनी रहती है, वहां पे ये मांग करते रहते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब यहाँ की जो जनता है वो मांग करते रहते हैं, तो वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिया जाता है। यानी वहां के खुद के जो शासन है खुद चलाएंगे, वो किसी राज्य या केंद्र पर निर्भर नहीं रहेंगे। अगर किसी तरह से प्रस्ताव अगर देगा तो डायरेक्ट उसमें केंद्र दे सकता है, राज्य उसमें किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो पूर्वोत्तर राज्य है। आर्टिकल 244 और 2 और 75 275 से ये संबंधित है। तो जनजाति पहचान की रक्षा की जाती है। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 7। इसमें विषयों की सूची, यानी कौन सी विषय है वो कौन सी सूची में आएंगे, जैसे यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में। यानी यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में वो विषय आते हैं जिसमें संसद कानून बनाते हैं। स्टेट सूची में वो विषय आते हैं जिसमें राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, और कंकरेंट लिस्ट में वो सूची आते हैं, वो विषय आते हैं जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन जब टकराव हो जाता है तो फिर केंद्र का कानून मान्य होता है। यह आर्टिकल 246 से संबंधित है, जैसे कि रक्षा है या फिर विदेश है, इस पर कानून बनाने का कार्य है केंद्र का है। इसी तरह से बात किया जाए वन है, जैसे शिक्षा का विषय हो गया, स्वास्थ्य का विषय हो गया, इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, जिसमें जो सबसे ज्यादा मान्य रखेगा केंद्र सरकार का। 8 शेड्यूल की बात किया जाए तो उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है कि भाषाओं में कितने भाषाएं हैं, भारत में बोलने वाले कितने भाषाएं हैं, और उससे सांसद में किस तरह से मान्यता प्राप्त है। यानी संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। शुरुआत में मात्र 14 ही भाषाएं थी, बाद में इसमें 22 भाषाएं जोड़ दी गई, यानी हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इस तरह से टोटल 22 भाषाएं हैं। आर्टिकल 344 और 351 के अंतर्गत ये सब देखने को मिलती हैं। 9 शेड्यूल के बारे में बात किया जाए तो 9 शेड्यूल बताता है कि भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से छूट, यानी इसमें भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है। और दूसरी चीज है कि अगर किसी तरह से इसमें चेंज किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, यानी इसे हम कोर्ट में पेश नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इसमें डाले गए कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर माने जाते थे, जैसे भूमि सुधार है, जमींदारी उन्मूलन के कानून इसमें डाले गए हैं। 1951 में जोड़ा गया है और ये पहली बार इसमें इसको जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 31B, यानी जो पहले संविधान जो मूल अधिकार हुआ करता था, प्रॉपर्टी का अधिकार, वो अब कानून का अधिकार बन गया है, और इसे भूमि सुधार के अंतर्गत नए शेड्यूल में छोड़ दिया गया है, जिसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय या फिर कोर्ट में इसका कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। IR कोहले के 2007 का है, जो तमिलनाडु के साथ चल रहा था। अब वो 9वीं अनुसूची के कानून भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ होंगे तो रद्द किए जा सकते हैं। अगले शेड्यूल की जिसमें दल बदल विरोधी कानून का आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये जो 52वें संशोधन 1985 से जोड़ा गया है। सांसद या विधायक अगर अपने पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यानी जैसे कोई सांसद है और वो दूसरे पार्टी में जा रहा है तो उसकी सांसदता रद्द कर दी जाएगी। अब उसका उस सीट का क्या उपचुनाव होगा, बाईपास इलेक्शन होगा। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक अध्यक्ष निर्णय न दे। इसका जो अध्यक्ष है वो निर्णय नहीं देता तब तक इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है। आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 के तहत इसे रखा गया है। अब बात करते हैं शेड्यूल 11 की, जिसमें पंचायतों का कार्य रखा गया है। 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में जोड़ा गया था, उसमें पंचायतों को 29 कार्य सौंपे गए थे, जैसे कृषि संबंधी, जल प्रबंधन, ग्रामीण सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में सौंपे गए थे। यानी अगर शेड्यूल 11 में देखें तो पंचायतों का वर्णन देखने को मिलता है। आर्टिकल 243G से संबंधित रखता है। इसी तरह से आर्टिकल ये जो शेड्यूल है 12 नगर पालिकाओं के कार्यों का वर्णन करता है। जैसे 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया है। नगर पालिकाओं को 18 कार्य दिए गए थे, जैसे शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, शहरी गरीबों का कल्याण। इसे
आर्टिकल 243W में रखा गया है। तो इस तरह से ये टोटल 12 अनुसूची है जो कि बताता है कि कितना संविधान का जो विस्तार है वो किस तरह से है, कौन से बनने में है, और ये अच्छे से क्रमबद्ध रूप से जानकारी मिल जाती है। अब इसे याद कैसे रखा जाए, जैसे कोई परीक्षा में पूछा जाए तो शेड्यूल को कैसे याद रखा जाए। जैसे कि फर्स्ट में तो एक देश में क्या है, अनेक राज्य है, तो राज्यों का वर्णन है शेड्यूल 1 में। दूसरे में क्या है, वेतन भत्ते हैं, पोर्टफोलियो रखते हैं, राष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीश हो गया, इन सबका वेतन भत्ते इसमें है। तीसरा में क्या है, वो शपथ ग्रहण करता है। 4 सीटें राज्यसभा की यानी सीटों का वर्णन है। 5वीं अनुसूचित जनजाति की, 6ठे को आदिवासी पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बात करेंगे। 7वां यानी 7 विषयों की सूची में बात करते हैं। 8वां यानी भाषा है। 9वां भूमि का कानून। 10वां दल बदल कानून, और 11वां है पंचायत, और 12वां है नगर पालिका। तो इस तरह से इसको एक सिंपल तरीके से याद किया जा सकता है। कंक्लूजन देखें तो यहाँ पे हमने जितने भी अनुसूची पढ़ी हैं वो अनुसूची भारत की कानूनी रीढ़ है। वे हमारी व्यवस्था को संगठित करते हैं, सरल बनाते हैं और प्रभावशाली बनाती हैं, जिससे हमें संविधान को पढ़ने में आसानी होती है। कहाँ कहाँ पे कितने भाग हैं, किस तरह से उसका वर्णन है, कितना शेड्यूल है उसका वर्णन है, इसके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। बात हो भाषा की, पंचायतों की या फिर संसद की शक्तियों की, हम सब शेड्यूल में ही उसे कहीं न कहीं रूप से शेड्यूल में जुड़ी हुई समझते हैं। हर बात एक न एक शेड्यूल से जुड़ी होती है। तो इस तरह से ये शेड्यूल का अध्याय खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।